नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कर्णप्रयाग में। तो जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे पंवार राजवंश को, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से इन टॉपिकों को समझ रहे होंगे, उनको नोट कर रहे होंगे, क्योंकि आपके आगामी जो एग्ज़ाम हैं उन सभी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे उत्तराखंड की हिस्ट्री से संबंधित ये सवाल, ठीक है। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अभी तक वो हमने महिपति शाह तक डिस्कस किया, ठीक है। इस पंवार राजवंश के जो महान शासकों में से गिने गए वहां तक हमने डिस्कस किया। आज देख लेते हैं महिपति शाह के पश्चात जो अगले शासक हुए। महिपति शाह के पश्चात अगले शासक 48वें क्रम के जो राजा हुए वो हुए थे पृथ्वीपति शाह। देखो हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे, लगभग 1634 से लेकर 1664 तक का जो शासनकाल रहा वो पृथ्वीपति शाह का रहा। हम पिछली कक्षाओं में ये डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से महिपति शाह इस राजवंश के सबसे बुजुर्ग अवस्था में या सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाले पहले शासक हुए। और महिपति शाह ने जो अपना शासनकाल चलाया मुख्य रूप से अपने सेनापतियों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही महिपति शाह की मृत्यु हुई, क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी, ठीक है। जब त्रिमल चंद के साथ उनका युद्ध हुआ तो तब उनके क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी वहां पर। अब जैसे उनकी मृत्यु हुई तो उनका अल्पवयस्क जो पुत्र था वो था पृथ्वीपति शाह। तो 7 वर्ष की उम्र में पृथ्वीपति शाह को क्या बना दिया गया था, यहाँ का राजा बना दिया गया था। जैसे ही पृथ्वीपति शाह यहाँ के राजा नियुक्त किए गए तो इनकी जो संरक्षिका बनाई गई, और इस राजवंश में संरक्षिका बनने वाली जो पहली शासिका या पहली महिला जो दिखाई देती हैं वो कौन थी, कर्णावती थी। अब कर्णावती को क्या बनाया गया, इनकी संरक्षिका बनाया गया। और लगभग जब तक ये अल्पवयस्क थे तब तक 4 या 5 सालों तक जो यहाँ का राजपाट जो संभाला था वो किसके द्वारा संभाला गया, कर्णावती के द्वारा संभाला गया था। अब जब राजकाज कर्णावती के द्वारा संभाला गया था तो उसी समय इनके टाइम पीरियड पे 1634 ईस्वी में क्या हुआ था, देखिए थोड़ा से पीछे चलते हैं। जब शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था तो शाहजहां के द्वारा सारे राजाओं को बुलाया गया था। तो जब उन्होंने महिपति शाह को भी निमंत्रण दिया था तो महिपति शाह वहां नहीं गए थे। इसीलिए जो मुस्लिम लेखक हैं वो उनको क्या कहते हैं, स्वेच्छाचारी राजा कहते हैं, कि मतलब वो शाहजहां के जो राज्याभिषेक है उसमें नहीं पहुंचे थे। तो शाहजहां इस चीज से थोड़ा नाराज था, तो शाहजहां ने क्या किया कि गढ़वाल पर आक्रमण करने का उसने निर्णय लिया। 1634 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा नवाजत खां, इस नवाजत खां की सेना को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और इसके साथ जो इनका साथ दिया वो सिरमौर के शासक मानधाता प्रकाश। याद रखिएगा पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में जो सिरमौर के शासक थे वो थे मानधाता प्रकाश। उनको भी क्या किया गया था, यहां पर भेजा गया था इनके साथ। अब जब नवाजत खां की जो सेना थी वो जैसे ही गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए निकली तो रानी कर्णावती ने क्या किया था, इन ये सैन्य अभियान था उसका सामना किया। और महारानी कर्णावती ने अपनी जो सूझबूझ थी उस सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्होंने क्या, इनकी सेना को श्रीनगर से थोड़ा से आगे क्या करवा दिया था, रोक दिया था। इन्होंने क्या किया, अपनी जो युद्ध कुशलता थी उसको दिखाते हुए इन्होंने कई महीनों तक उनकी जो सेना थी, जो नवाजत खां की सेना थी, उसको वहां पर रोक के रखा। और बाद में वहां पर जो सैनिक रुके हुए थे, जो सैन्य शिविर लगा हुआ था, उसके चारों तरफ का जो रास्ता था जहां से रसद वगैरह पहुंचाई जाती थी वो बंद करवा दी, ठीक है। उसके पश्चात जब कई महीनों तक नवाजत खां को महारानी कर्णावती ने जो युद्ध के बदले में जो संधि की गई थी, जो युद्ध के बदले में जो उनको युद्ध क्षतिव्यय देना था वो नहीं दिया, तो नवाजत खां की सेना ने इन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। लेकिन सारे रास्ते ब्लॉक थे, ठीक है। सैनिक कई लोग बीमार हो चुके थे, घोड़े उनके बीमार हो चुके थे, अनाज या रसद उनका रह नहीं गया था। तो जिस कारण क्या हुआ, रानी कर्णावती ने इस चीज का फायदा उठाया और नवाजत खां की जो सेना थी उस पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो जो नवाजत खां की सेना थी वो क्या हो गई थी, पराजित हो गई थी। जब पराजित हुई तो कर्णावती का इस समय जो साथ दिया था वो इनके सेनापति थे दोस्त बेग। दोस्त बेग ने इनको एक सलाह दी कि नवाजत खां की जो सेना बची हुई है उस सेना का क्या कर दीजिएगा, नाक और कान काट लीजिएगा, ठीक है। और ये जो युद्ध था वो किसके द्वारा विजित कर लिया गया, कर्णावती के द्वारा विजित कर लिया गया।
अब जो रानी कर्णावती थी, इन कर्णावती को जो एक अन्य नाम से पुकारा जाता है वो नाकटी रानी के नाम से भी इनको क्या किया जाता है, पुकारा जाता है या इनको संबोधित किया जाता है। और नाकटी रानी जो इनको कहा है वो शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा, शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा उन्हें क्या कहा गया है, नाकटी रानी के रूप में उन्हें जाना गया है। ठीक है, महारानी कर्णावती के शासनकाल में इन्होंने क्या किया, जो देहरादून था, दून क्षेत्र था, दून में नवादा में एक महल का निर्माण किया। यहां पर एक महल का इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, और यहीं पर इनके द्वारा राजपुर नहर देहरादून में, दूसरा करणपुर गांव, और इसी नवादा क्षेत्र में एक रानी की बावड़ी, उसका भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में जब संरक्षिका रही तो इनके शासनकाल का ये क्या था, एक उल्लेख था। रानी कर्णावती के द्वारा जो नवाजत खां की सेना को पराजित करने का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है महासिर उल उमरा। ये एक मुस्लिम ग्रंथ है, महासिर उल उमरा। इसमें उल्लेख मिलता है कि रानी कर्णावती के द्वारा नवाजत खां की सेना को पराजित किया गया और उनके द्वारा जो बचे हुए सैनिक थे उनके नाक और कान काट दिए गए थे। तो इस तरीके से 4 और 5 साल का जो शासनकाल रहा वो किसका रहा, रानी कर्णावती का। 1640 में ऐसा कहा जाता है कि 1640 में जो पृथ्वीपति शाह थे उन्होंने क्या किया था, अपना राज्याभिषेक या इनका राज्याभिषेक हुआ और इन्होंने अपनी जो शासन की बागडोर थी वो अपने हाथों में ली। जैसे ही इन्होंने अपने हाथों में बागडोर ली, इनके समकालीन शासक हुआ करते थे बाज बहादुर चंद, ठीक, और यहां तो इनके समकालीन थे शाहजहां। अब शाहजहां पहले से ही नाराज थे। उन्होंने जब 1634 ईस्वी में जो नवाजत खां की सेना जो यहां से पराजित होकर आई थी तो इन्होंने फिर से मन बनाया कि इन पर क्या किया जाएगा, आक्रमण किया जाए। तो फिर से शाहजहां की जो सेना थी उसने 1655 ईस्वी में इस बार खलीतुल्ला के नेतृत्व में उन्होंने एक सेना फिर से गढ़वाल क्षेत्र पर भेजी और यहां पर क्या करवाया, आक्रमण करवाया। इस समय जो इनका साथ दिया फिर से वही मानधाता प्रकाश और बाज बहादुर चंद। इसके अलावा जो जम्मू के राजा थे राजस्वरूप, उन्होंने भी इनका साथ दिया था। उदयपुर के जो राजा थे उन्होंने भी इनका साथ दिया और इन सभी सेनाओं ने इनके दून क्षेत्र पर क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, जैसे ही दून क्षेत्र पर आक्रमण किया तो पृथ्वीपति शाह ने क्या कर लिया था इस युद्ध में, क्योंकि दून क्षेत्र इनके हाथों से निकल गया था और उन्हें जो खलीतुल्ला थी इसकी सेना के साथ क्या करना पड़ा, संधि करनी पड़ी। लेकिन अभी भी पृथ्वीपति शाह ने क्या नहीं की थी, जो मुगलों की अधीनता थी वो स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बाज बहादुर चंद जो कि इनके समकालीन शासक हुए, इन्होंने पुनः बधानगढ़ी वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण के दौरान इन्होंने जो यहां से नंदा देवी की मूर्ति है वो क्या किया था, नंदा देवी की जो मूर्ति है वो अपने साथ वो कहां लेके चले गए थे, अल्मोड़ा लेके गए थे। ठीक है, तो ये उल्लेख मिलता है बाज बहादुर चंद और शाहजहां के साथ, किसका, पृथ्वीपति शाह का। इसके अलावा जो पृथ्वीपति शाह थे इन्होंने क्या किया कि जो दून क्षेत्र था, इस दून क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाने के लिए इन्होंने यहां पर एक नगर की स्थापना की जिसका नाम रखा पृथ्वीपुर। देहरादून का जो पुराना नाम दिखाई देता है वो एक पृथ्वीपुर के नाम से भी ये दिखाई देता है। ठीक है, इस पृथ्वीपुर की स्थापना की। ठीक, और पृथ्वीपुर की स्थापना करने के पश्चात इन्होंने रवाई क्षेत्र में जो राजगढ़ी है, राजगढ़ी का निर्माण किया और राजगढ़ी को क्या बनाई थी, अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो ये इनकी क्या रही, दूसरी राजधानी रही थी। और इस दूसरी राजधानी में इन्होंने जो एक शासक नियुक्त किया वो था दिलीप शाह।
दिलीप साहा नाम का जो व्यक्ति था उसको उन्होंने क्या किया, राजगढ़ी का शासक नियुक्त करवा दिया। तो इस तरीके से पृथ्वीपुर जो नगर की स्थापना की देहरादून में, वो पृथ्वीपति साहा ने, और उसकी जो राजधानी थी वो राजगढ़ी के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था, स्थापित करवाया था। ठीक है। पृथ्वीपति साहा के शासनकाल में ऐसा कहा जाता है कि जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो शाहजहां की मृत्यु होने के पश्चात इनके जो पुत्र थे उनके मध्य क्या हुआ था, एक उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, और अंतिम रूप से जो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य जो 1668 में इनका 1658 में जो युद्ध लड़ा गया उसमें दारा शिकोह मारा गया। दारा शिकोह के मरने के पश्चात इसका पुत्र सुलेमान शिकोह 1658 ईस्वी में, सुलेमान शिकोह अपने कुछ जो शाही सेना थी, शाही सेना, और उनको लेकर ये सीधे पहुंचे था कुमाऊं की ओर। कुमाऊं में उस समय जो शासक थे वो बाज बहादुर चंद थे, लेकिन बाज बहादुर जानते थे कि यदि अगर मैं सुलेमान शिकोह को क्या देता हूं, शरण देता हूं, तो मैं सीधे औरंगजेब से क्या ले लूंगा, बैर ले लूंगा। उन्होंने क्या किया, इनकी जो सेना थी और जो सुलेमान शिकोह थे उनको कुछ उपहार दिया और कहा कि आप लोग क्या करिएगा, श्रीनगर की ओर चलिएगा, वहां के राजा आपको क्या देंगे, शरण देंगे। फिर सुलेमान शिकोह अपनी सेना और उनको लेकर कोटद्वार के रास्ते होते हुए सीधे श्रीनगर पहुंचे। लेकिन श्रीनगर पहुंचते पहुंचते इनके साथ जो अंतिम रूप से जो लोग बच गए थे वो 17 इनके साथ शरणार्थी भी बचे हुए थे जो श्रीनगर दरबार में पहुंचे। अब जैसे ये श्रीनगर दरबार में पहुंचे तो वहां के शासक पृथ्वीपति साहा थे, और पृथ्वीपति साहा ने क्या किया था, इनको संरक्षण दिया था। अब जैसे ही इन्होंने इसको संरक्षण दिया तो औरंगजेब ने सीधे आदेश दिया कि जो सुलेमान शिकोह है उसे क्या किया जाए, औरंगजेब के हवाले किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो आपके पृथ्वीपति साहा है उन्होंने राजपूत राज्य होने के कारण और यहाँ पर आए हुए जो कोई भी अतिथि को सम्मान के साथ रखने का इन्होंने क्या दिया था, वहाँ पर परिचय दिया था, और सुलेमान शिकोह को लौटाने का जो फैसला था वो उन्होंने इनकार करवा दिया। लेकिन पृथ्वीपति साहा के जो पुत्र थे मेदिनी साहा चाहते थे कि जो सुलेमान शिकोह है, सुलेमान शिकोह को औरंगजेब को दे दिया जाए और उससे जो बैर है उसको समाप्त किया जाए। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, ठीक है, और उन षड्यंत्रों के कारण सुलेमान शिकोह को औरंगजेब को देने का प्रयास किया गया, लेकिन सारे जो प्रयास थे वो विफल रहे। अंतिम रूप से सुलेमान शिकोह कहा जाता है कि एक रात्रि में इन्होंने वहाँ से निकलने का फैसला किया और वो सीधे वहाँ से निकले और आपके भोट क्षेत्र में, ये जो तिब्बत क्षेत्र है उस क्षेत्र में निकले। तो यहाँ के किसी चरवाहे ने इस चीज़ की खबर मेदिनी साहा को दी और मेदिनी साहा ने उनको पकड़वा कर औरंगजेब को दे दिया। इस चीज़ से नाराज होकर जो पृथ्वीपति साहा थे उन्होंने मेदिनी साहा को अपना उत्तराधिकारी के जो पद था उससे क्या कर दिया था, बेदखल कर लिया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मेदिनी साहा ने इस बीच में 1-2 वर्षों के लिए षड्यंत्र किए और राजगद्दी प्राप्त की, और 1-2 वर्षों तक इन्होंने श्रीनगर की गद्दी पर क्या किया था, अपना राज किया था, ठीक है। लेकिन बाद में मेदिनी साहा कहीं कहीं पर 1661 और कहीं पर 1662 ईस्वी, 1661 ईस्वी में जो मेदिनी साहा था, मेदिनी साहा की जो मृत्यु हुई वो औरंगजेब के दरबार में हुई थी, ठीक है। तो औरंगजेब के या मुगलों के दरबार में मरने वाले जो पहले शासक या इस पंवार वंश के जो व्यक्ति दिखाई देते हैं वो कौन है, मेदिनी शाह हैं। तो इस तरीके से सुलेमान शिकोह को औरंगजेब के हवाले कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, इन्हीं 17 शरणार्थियों में से 2 व्यक्ति, एक थे आपके हरदास और एक थे श्यामदास। हरदास और श्यामदास इन 17 शरणार्थियों में श्रीनगर पहुंचने वाले क्या थे, प्रमुख व्यक्ति थे। बाद में इन्हीं हरदास और श्यामदास के जो वंशज होंगे वो गढ़वाल शैली, जो चित्रकला शैली है उसके क्या होंगे, जन्मदाता होंगे, और उनमें एक व्यक्ति मौला राम का क्या होगा, जन्म होगा, ठीक है। तो ये उल्लेख मिलता है सुलेमान शिकोह का गढ़वाल आने का। इन सारी चीजों का जो उल्लेख किया गया है वो एक पुस्तक है ट्रेवेनियर की, ट्रेवल्स इन इंडिया। ये जो पुस्तक लिखी हुई है, ये पुस्तक लिखी हुई है ट्रेवेनियर ने। ट्रेवेनियर की पुस्तक है ट्रेवल्स इन इंडिया, और ट्रेवल्स इन इंडिया में 1658 में सुलेमान शिकोह का और उनके 17 शरणार्थियों का श्रीनगर में आने का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है,
ठीक है, तो ये शासनकाल था किसका? पृथ्वीपति शाह का। अब पृथ्वीपति शाह अपने पुत्र मेदिनी शाह से तो नाराज थे, ठीक है, उन्होंने उनको उत्तराधिकारी का जो पद था उससे क्या कर लिया था, उन्हें वंचित करवा दिया था। तो इसीलिए इन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया वो अपने पौत्र फतेह शाह, तो अगले शासक जो कि 49वें या आप ये भी कह सकते हैं 48वें क्रम पे मेदिनी शाह, 47वें क्रम पे पृथ्वीपति शाह हुए और 48वें पे मेदिनी शाह हुए और 49वें पे कौन हुए थे? फतेह शाह हुए थे। तो पृथ्वीपति शाह के बाद जो अगले शासक नियुक्त हुए वो कौन हुए? फतेह शाह हुए। और फतेह शाह का जो शासनकाल शुरू होता है वो लगभग 1664, कहीं कहीं 64 दिया गया है और किसी में आपका 1665 दिया गया है। यहां से लेकर 1717 ईस्वी तक जो शासनकाल हुआ था वो किसका हुआ था? या 1716 ईस्वी तक किसका शासनकाल शुरू हुआ था? फतेह शाह का शासनकाल शुरू हुआ था। ठीक है, अब फतेह शाह की ये भी इस समय अल्पवयस्क थे। पहले पृथ्वीपति शाह इनके संरक्षक हुए और बाद में इनकी जो माता थी कटौची देवी, कटौची देवी को क्या बना दिया गया था? इनका संरक्षक बना दिया गया था। अब जैसे ही फतेह शाह इनके संरक्षण काल में रहे और जैसे ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया तो उसके पश्चात सबसे पहले इन्होंने सिरमौर पर क्या किया था? आक्रमण किया। और सिरमौर के उस समय राजा हुआ करते थे मेदिनी प्रकाश, क्योंकि इस मेदिनी प्रकाश के जो पूर्वज थे मानधाता प्रकाश, उन्होंने पृथ्वीपति के शासनकाल में आक्रमण किया हुआ था। तो इन्होंने सबसे पहले से इसी मेदिनी प्रकाश पर आक्रमण किया और इनके जो दो गढ़ हैं इनके, एक है वैराटगढ़ी और एक था आपका कालसीगढ़। इन दो गढ़ों पर इन्होंने आक्रमण किया और उसको क्या कर लिया था? विजित कर लिया था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? जो फतेह शाह थे, फतेह शाह के जो सेनापति थे वो थे पुरिया नैथानी जी। अब पुरिया नैथानी जी का एक बड़ा अच्छा उल्लेख मिलता है। ठीक है, इनके सेनापति हुए पुरिया नैथानी। पुरिया नैथानी दो बार ऐसा कहा जाता है कि ये औरंगजेब के दरबार में गए थे और जब फतेह शाह का शासनकाल हुआ तो उसी समय औरंगजेब उनके समकालीन थे। औरंगजेब ने 1679 में, याद रखना, औरंगजेब ने 1679 में पुनः जो जजिया कर था उसको प्रारंभ करवाया था, जिसको कि अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। जैसे ही इन्होंने जजिया कर को लगाया तो फतेह शाह ने पुरिया नैथानी को औरंगजेब के दरबार में भेजा और जजिया कर को समाप्त करने के लिए क्या कहा था? उनसे आग्रह करवाया था। तब पुरिया नैथानी औरंगजेब के दरबार में गए और वहां पर उन्होंने औरंगजेब से जो यहां पर लगाया गया जजिया कर है उसे समाप्त करने का क्या किया था? आग्रह किया था। और औरंगजेब क्या हुए थे? पुरिया नैथानी की जो बातें थी या उनके बुद्धि विवेक थी उससे प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया था? यहां से जो जजिया कर था वो जजिया कर समाप्त करवाया था। जजिया कर यहां से क्या करवाया? समाप्त करवाया। इसीलिए जो आपके पुरिया नैथानी है इनको एक उपाधि भी दी जाती है गढ़ चाणक्य, श्रीनगरिया जुन्नारदार, श्रीनगरिया जुन्नारदार के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा इनको एक उपाधि और दी गई है जनेऊ वाला ब्राह्मण। जनेऊ वाला ब्राह्मण की क्या दी गई है? इनको उपाधि दी गई है। तो इस तरीके से यहां से जो जजिया कर था वो क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ठीक, इसके अलावा जब मेदिनी प्रकाश फतेह शाह से पराजित हुए तो मेदिनी प्रकाश ने एक चाल चली। उन्होंने क्या किया कि जो सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने क्या किया कि जो पौंटा साहिब था, गुरु गोविंद सिंह जो पौंटा साहिब था वहां पर इन्होंने इनको कुछ समय तक अपना समय व्यतीत करने के लिए वहां पर कुछ क्षेत्र इनको उपलब्ध करवा दिया। ठीक है, अब गुरु गोविंद सिंह पौंटा साहिब में पहुंच गए। कुछ समय तक इन्होंने अपना जो निवास था वो पौंटा साहिब में बनाया।
यहीं पर इनके द्वारा जो गुरुद्वारा है पौंटा साहिब का गुरुद्वारा, उसका निर्माण किया गया। दसम ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। अब पौंटा साहिब में जब आपके गुरु गोविंद सिंह जी थे तो इन्होंने एक षड्यंत्र के माध्यम से पंवार राजवंश में फतेह शाह को एक खबर फैलाई कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो क्या करना चाहते हैं, देहरादून और इस क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहते हैं। जिस कारण से क्या हुआ कि फतेह शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या कर लिया, युद्ध कर लिया। इनका जो युद्ध हुआ वो 1689 ईस्वी में, यहीं पर ये पौंटा साहिब वाले क्षेत्र में एक जगह पड़ती है भंगाड़ी। भंगाड़ी नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसे कहा जाता है भंगाड़ी का युद्ध। भले ये युद्ध अनिर्णायक रहा, इसमें ना तो किसी की हार हुई ना ही किसी की विजय हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने आपके फतेह शाह के साथ संधि कर ली थी और पौंटा साहिब को छोड़ने का इन्होंने क्या कर लिया था, मन बना लिया था। ठीक, इस चीज का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है विचित्र नाटक से। ये विचित्र नाटक जो लिखी गई है ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा हस्तलिखित, इनका हस्तलिखित ग्रंथ है और उसमें उल्लेख मिलता है भंगाड़ी के युद्ध का। ठीक है, इसके पश्चात कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी ने जो आपका पौंटा साहिब था वो हमेशा के लिए क्या कर लिया था, छोड़ लिया था। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो फतेह शाह हैं, फतेह शाह के दरबारी कवि रामचंद्र कंडियाल थे। रामचंद्र कंडियाल के द्वारा एक पुस्तक का निर्माण किया गया, फतेह शाह यशो वर्णन। फतेह शाह यशो वर्णन का इन्होंने निर्माण किया था और उसमें फतेह शाह के शासनकाल के बारे में उल्लेख करवाया हुआ है। इनके आश्रित कवियों में से सबसे प्रमुख थे मतीराम, और मतीराम के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी जो पुस्तक की रचना की है वो मतीराम के द्वारा की गई है और वृत्त कौमुदी में उन्होंने फतेह शाह के शासनकाल का वर्णन किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है जो फतेह शाह हैं वो यहाँ पर जो दान के लिए जो जाने जाते हैं वो शिवाजी के समान इनको बताया गया है। फतेह शाह का उल्लेख उन्होंने जो किया है वो शिवाजी के समान बताया हुआ है और इन्हीं मतीराम के द्वारा ये भी उल्लेख करवाया गया है कि जब फतेह शाह का शासनकाल था तो उस समय जो गढ़वाल क्षेत्र था बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था। यहाँ पर शांति व्यवस्था इतनी फैली हुई थी या इतनी ज़्यादा थी शांति व्यवस्था कि लोग अपने घरों में जो ताले थे वो नहीं लगाया करते थे। इसीलिए फतेह शाह का शासनकाल पंवार वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। पंवार वंश का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो फतेह शाह का शासनकाल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फतेह शाह कला और साहित्य इन दोनों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। ठीक है, और इन रुचियों के कारण ही इन्होंने अपने यहाँ पर 9 रत्नों की क्या की थी, नियुक्ति की हुई थी। ठीक है, जो साहित्य और कला के क्षेत्र में क्या थे, निपुण थे, उन सभी लोगों को इन्होंने क्या किया था, अपने दरबार में शरण दिया था। तो इस तरीके से 9 रत्नों की नियुक्ति करने वाले जो शासक थे वो कौन थे, फतेह शाह थे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो फतेह शाह थे, फतेह शाह ने जो अपना चित्रकार नियुक्त किया था वो किया था मंगतराम को। ठीक है, मतीराम जो है उन्होंने एक पुस्तक और लिखी है छंदसार पिंगल, और छंदसार पिंगल को उन्होंने जो समर्पित किया है वो किसको किया है, मंगतराम को किया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फतेह शाह का उल्लेख ये भी मिलता है कि फतेह शाह ने कत्यूर घाटी में एक गांव है, कत्यूर घाटी का एक गांव है गढ़सार गांव। इस गढ़सार गांव को इन्होंने किसके लिए, बद्रीनाथ के लिए समर्पित करवाया था, बद्रीनाथ के लिए समर्पित करवाया था। ठीक है, और ये गढ़सार गांव आज भी क्या है, बद्रीनाथ के लिए समर्पित है। उसकी सेवा के लिए जितना भी अनाज या जो भी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध करवानी होती है वो किसके द्वारा करवाई जाती है, गढ़सार गांव के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, तो ये उल्लेख मिलता है किसका, फतेह शाह का। इसके अलावा फतेह शाह के जो समकालीन थे, एक उद्योगचंद थे, एक ज्ञानचंद थे, इनके साथ भी इनका युद्ध हुआ था, लेकिन उन युद्धों में उनके क्या हुई थी, बार बार हार हुई थी। जिनमें से जो सबसे प्रसिद्ध है वो 1703 का दुधौली का युद्ध। इस दुधौली के युद्ध में इनकी क्या हुई थी, पराजय हुई थी।
ठीक है, यह उल्लेख मिलता है इनके शासनकाल में। दूसरी चीज, जो फतेह शाह है, फतेह शाह इस राजवंश के पहले शासक और एकमात्र शासक भी हुए जिनका चांदी का क्या मिला है, सिक्का मिला हुआ है। जो चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है वो किसका है, फतेह शाह के शासनकाल का प्राप्त हुआ है। और ये जो चांदी का सिक्का है इसकी जो आकृति है वो है अष्टभुजाकार। अष्टभुजाकार आकृति का जो सिक्का प्राप्त हुआ है वो किसका प्राप्त हुआ है, फतेह शाह का प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो फतेह शाह है, फतेह शाह का शिवाजी एवं गुरु गोविंद सिंह के समान घोड़े पर बैठा हुआ चित्र, घोड़े पर बैठा चित्र भी क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए इनको क्या बताया गया है, शिवाजी के समान महान भी बताया गया और गुरु गोविंद जी के समान भी इनको बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये शासनकाल रहा था किसका, आपका फतेह शाह का। इनके शासनकाल में एक उल्लेख और है कि जब यहाँ के शासक फतेह शाह थे, उस समय दिल्ली दरबार में औरंगजेब थे, तो औरंगजेब का जो सिखों के गुरु हैं राम राय जी के साथ इनके अच्छे संबंध थे। ठीक है, और जब राम राय को गुरु पद से हटा दिया गया था तो उसके पश्चात वो औरंगजेब के दरबार में गए और औरंगजेब ने उन्हें दून क्षेत्र में जाने का क्या दिया था, दून क्षेत्र में बसने का उन्हें क्या दिया था, आमंत्रण किया था, या उनको आदेश दिया था कि आप क्या कीजिएगा, जो देहरादून या ये वाला क्षेत्र है वहां पर क्या कर लीजिएगा, अपना निवास स्थान बना लीजिएगा। लगभग 1676 ईस्वी में राम राय जी का जो आगमन होता है वो देहरादून में होता है। ठीक, और जब इनका देहरादून में आगमन होता है तो औरंगजेब के द्वारा फतेह शाह को यह आदेश दिया जाता है कि गुरु के सेवा में आप क्या कीजिएगा, उनकी क्या कीजिएगा, पूर्ण रूप से वहां पर व्यवस्था करवा दीजिएगा। तो तब जाके फतेह शाह ने राम राय जी की क्या की थी, उनके लिए वहां की जो भी व्यवस्थाएं थी वो उनको उपलब्ध करवाई थी। और इन्होंने इनके लिए चामासारी, ठीक है, खुड़बुड़ा और राजपुर गांव, चामासारी, खुड़बुड़ा और राजपुर गांव, ये 3 गांव उनकी सेवा में उन्होंने क्या करवाए थे, उनको उपलब्ध करवाए थे। ऐसा कहा जाता है कि राम राय जी के द्वारा यहां पर जब अपना डेरा डाला गया तो उसी डेरा के पश्चात ही इस क्षेत्र का एक नाम या जो वर्तमान नाम है देहरादून, तो वो क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। वो इन्हीं के रहने के पश्चात ही इसका नाम क्या हुआ था, आगे देहरादून के नाम से प्रचलित हुआ था। ठीक है, तो ये उल्लेख था फतेह शाह का, ठीक है, जो कि इस राजवंश का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां तक के राजाओं का उल्लेख इस प्रकार से था। आगे के जो राजाओं का उल्लेख होगा वो हम अगली कक्षाओं में इसको देखेंगे। ठीक है, आप लोगों से ये आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से इन टॉपिकों को समझ रहे होंगे। यदि इन टॉपिकों से संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई चीज़ ऐसी जो छूट जाती है तो हम उसे भी बताने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभार छूट जाती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों का उल्लेख हम आप लोगों के लिए करवा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली क्लास में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।